वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि वजीर आला KP के अली अमीन गंडापुर का कहना है कि हमारा ये धरना एक तहरीक है जो जारी है और बानी PTI की कॉल तक जारी रहेगा। मानसेरा में वजीर आला KP के अली अमीन गंडापुर ने न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हम एक पुरअमन पार्टी हैं। हमने मुल्क में कानून की पारदर्शी, आइन का तहफ्फुज, हकीकी आज़ादी और जमहूरियत की बात की है। बदकिस्मती से पिछले 2.5 साल से हमारी पार्टी के साथ जबर और जुल्म किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि हम पर जाली पर्चे किए गए, मैंडेट चोरी किया गया, हमारा लीडर आज नाजायज जेल में है, हमारे वोटर्स तक को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इन्होंने मजीद कहा कि पुरअमन एहतजाज की इजाजत नहीं मिलती। अली अमीन गंडापुर का कहना है कि एक जालिमाना रिवाज और रिवायत चलती आ रही है जिसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। अदालत जाते हैं तो इंसाफ नहीं मिलता। हमारे पास एक ही चॉइस है और वो चॉइस ये है कि जलसे की इजाजत ना मिलने पर खुद इज्तिमा करें। ये धरना बानी PTI के इख्तियार में है और जारी रहेगा। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद मोहम्मद अली रंधावा का कहना है कि किसी को रियासत की अलमदारी चैलेंज करने की इजाजत नहीं देंगे। आज इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी और चीफ कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद के तमाम रास्ते खोल दिए गए हैं। एहतजाज करने वालों ने इस्लामाबाद पर धावा बोला था, अब तमाम रूट्स क्लियर हैं। बेलारूस का वफ्द यहाँ आया हुआ है। एहतजाज करने वालों में गैर मुल्की बाशिंदे भी शामिल थे। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने कहा कि हमने खुद अफगान बाशिंदों को पकड़ा है। स्टेट की रट कायम करना बहुत जरूरी है। इस्लामाबाद के अंदर अगर कोई एहतजाज करना चाहता है तो इसका एक तरीकेकार है। एहतजाज करने वाला डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की दरख्वास्त दे, इस पर गौर होगा। इन्होंने कहा कि कहा भी गया था कि संजानी में एहतजाज कर लें। इन्होंने कहा कि एहतजाज डी चौक में ही करना है। एहतजाज करने वालों के साथ असलहा मौजूद था। ग्रीन बेल्ट और दरख्तों को जलाया गया। मेट्रो बस की सीटों को भी नुकसान पहुंचाया गया। डी चौक में एहतजाज से फरार होने के बाद वजीर आला KP के अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी ने मानसेरा पहुंचकर पनाह ले ली। जराये के मुताबिक बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर के साथ उमर अयूब खान भी मौजूद हैं। अली अमीन गंडापुर, बुशरा बीबी और उमर अयूब खान मानसेरा में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस स्पीकर सूबाई असम्बली बाबर सलीम सवाती की रिहाइश का पर इंसाफ सेक्रेटरीट में होगी। वाज़ेह रहे कि तहरीक इंसाफ के एहतजाज के बाइस मुजाहिरीन के खिलाफ ब्लू एरिया में ग्रीन क्रैक डाउन किया गया है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी मौके से फरार हो गए। ब्लू एरिया में ग्रीन ऑपरेशन में रेंजर्स, ATS कमांडर्स और पंजाब पुलिस शामिल थी। ग्रैंड ऑपरेशन में 1,500 के करीब पंजाब और इस्लामाबाद पुलिस के एहलकारों ने हिस्सा लिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात बाहमी इत्तेमाद और तावन पर मबनी है। ISPR के मुताबिक चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन जनरल जोंग योशिया ने आला सतह के वफ्द के हमरा जनरल हेडक्वार्टर से GHQ का दौरा किया। जनरल जोंग ने पहले चीफ आर्मी जनरल मुनीर से 101 मुलाकात की। बादशाह वफ्द की सतह के बाद मुज़ाकरात हुए। ISPR के मुताबिक मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सलामती, दो तरफा दिफाई ताउन को बढ़ाने पर तबादला ख्याल हुआ, जबकि जनरल आसिम मुनीर ने बाहमी तबादला और ताउन को मजीद फरोग देने पर जोर दिया। आर्मी चीफ ने पाक चीन दोस्ती का जिक्र भी किया। मुलाकात में जनरल आसिम मुनीर का कहना था कि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात बाहमी इत्तेमाद और ताउन पर मबनी हैं। दोनों ममालिक के ताल्लुकात मुश्किल घड़ी में इत्तेमाद पर पूरा उतरे। मिसाली ताल्लुकात वक्त के साथ मजीद मजबूत हो रहे हैं। सूबाई मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा कि हुकूमत ने जुल्म और बर्बरियत की एक और दास्तां रकम की है। मॉडल टाउन के बाद सानिया डी चौक में जारी हुकूमत के माथे का झूमर बन गया। KP के हुकूमत के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने अपने बयान में कहा कि हुकूमत जुल्म करके हार गई और PTI जुल्म बर्दाश्त करके जीत चुकी है। मॉडल टाउन के बाद सानिया डी चौक भी जाली हुकूमत के माथे का झूमर बन गया। ऐसा जुल्म किया गया, जब तारीख लिखी जाएगी तो कलम भी काम जाएगा। बैरिस्टर सैफ का मजीद कहना है कि जुल्म हमेशा खौफजदा लोग करते हैं। नैतिक कारकुनों पर गोलियां बरसाना खौफजदा होने का सबूत है। जाली और जालिम हुकूमत ने 18 और 20 साल की उम्र के नौजवानों के सरों में गोलियां उतारी हैं। जुल्म और बर्बरियत के जरिए बानी PTI को अवाम के दिलों से नहीं निकाला जा सकता। अता ताड़र ने कत्लगाह में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने आप को वक्त का इब्ने ज़ियाद कायम किया। बानी PTI ने 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया।
9 मई के 8 मुकदमात में बानी पीटीआई की जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत में इनके वकील बैरिस्टर सलमान सफदर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मंजूर अली गुल के रूबरू पेश हुए। बैरिस्टर सलमान सफदर ने अदालत में दलाइल देते हुए कहा कि बानी पीटीआई की राय का गलत रिएक्शन अवाम की तरफ से आया है। बानी पीटीआई के 240 से ज्यादा मुकदमात में वकालत में दे चुका हूँ। एक मुलजिम के खिलाफ हर तरह के केस रजिस्टर हुए, कोई ऐसा दफा नहीं जिसके तहत मुकदमा दर्ज न हुआ हो। साइफर का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट तक गया, बाकी तमाम में रिलीफ मातहत अदालतों से मिला। बादशाह अदालत ने प्रोसिक्यूशन और मुलजिम के वकील की जमानत की दरख्वास्तों पर दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज कर लिया। आगे बढ़े आपको बताएं कि वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मान बुखारी ने कहा कि तारीख में कोई इनकलाब इतनी जल्दी नहीं भागा जितने जल्द ये लोग भागे हैं। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उस्मान बुखारी ने कहा कि 9 मई हो या 24 नवंबर इनका एहतजाज नाकाम हुआ। पीटीआई 5 बार एहतजाज की कॉल दे चुकी और हर बार नाकाम नजर आती आई। उस्मान बुखारी ने कहा कि पीटीआई के एहतजाज में पंजाब से अवाम नहीं निकली। बुशरा बीबी गुज़िश्ता रात एहतजाज से फरार हुई। कल वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को कारकुनों की तनकीद का सामना रहा। अली अमीन गंडापुर की गाड़ी को कल कारकुनों ने आग लगाई। कहा जाता है कि बुशरा बीबी का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, वो कल मियां की रिहाई के लिए बज़िद थी। उस्मान बुखारी का मजीद कहना है कि एहतजाज के दौरान पंजाब पुलिस के 22 गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया। एहतजाज में पकड़े गए अफगान शहरियों का रिकॉर्ड जल्द सामने आ जाएगा। इनके अपने बच्चे बाहर हैं और एहतजाज में लोगों के बच्चों को खाना मैसर न था। दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि पीटीआई का एहतजाज 9 मई से कम न था। अहम मौके पर इस किस्म की कॉल देना अच्छी रवायत नहीं। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि पिछले 2-3 दिन से जो हो रहा है वह निहायत अफसोसनाक अमल है। बेलारूस के सदर वफ्द समेत पाकिस्तान आए, चीन का वफ्द भी आया है। अहम मौका पर पीटीआई की जानिब से मुल्क को डी-रील करने की कोशिश की जाती है। इन्होंने कहा कि पीटीआई की इस अफसोसनाक इकदाम ने माजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अहम वक्त में इस किस्म की कॉल से ना अच्छी रवायत नहीं। वज़ीर आला केपीके ने एहतजाज को लीड किया। केपीके सूबे की पूरी मशीनरी इस्तेमाल की गई। शर्जील मेमन का मजीद कहना था कि पंजाब पुलिस को यरगमाल बनाया गया, तशद्दुद किया गया, रेंजर्स और एफसी के नौजवानों को शहीद किया गया। वफाकी हुकूमत ने सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया। वज़ीर दाखिला कहते हैं कि पीटीआई चाहती है कि इनको लाशें मिले। वफाकी हुकूमत वज़ीर दाखिला साहिब बहुत मुतहर्रिक नजर आए। वज़ीर दाखिला ने पीटीआई की लाशों वाली ख्वाहिश पूरी नहीं होने दी। आगे बढ़े आपको बताएं कि सिक्योरिटी ज़राए ने इस्लामाबाद में होने वाले एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन की अमवात की खबरें झूठी और मन गढ़ंत करार देती हैं। इस हवाले से सिक्योरिटी ज़राए ने कहा कि सोशल मीडिया पर चंद लोगों की जानिब से एहतजाज के दौरान कानून नाफिज करने वाले इदारों को शेलिंग से किए गए मुजाहिरीन की अमवात का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मुजाहिरीन की अमवात की खबरें झूठी और मन गढ़ंत हैं। सिक्योरिटी ज़राए का मज़ीद कहना है कि अपनी नाकामियों और कोताहियों को छुपाने के लिए मन गढ़ंत और झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। कल रात पुलिस और रेंजर्स ऑपरेशन में किसी किस्म की आतिशी असलहे का इस्तेमाल नहीं किया गया। 9 मई हंगामा राई और जलाओ घिराव के मुकदमे में उमर अयूब और जरताज गुल की एक रोजा हाजिरी माफी की दरख्वास्तें मंजूर कर ली गई। एटीसी गुजरावाला में उमर अयूब, जरताज गुल और अहमद चट्टा के खिलाफ 9 मई के मुकदमे में अबूरी जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत हुई। तीनों मुल्ज़िमान अदालत में पेश न हुए। मुल्ज़िमान की तरफ से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें जमा करवाई गई। दरख्वास्त में रास्तों की बंदिश को जवाज बनाया गया। अदालत ने पीटीआई सेंट्रल पंजाब के सदर अहमद चट्टा की दरख्वास्त मंजूर कर ली, जबकि उमर अयूब और जरताज गुल को हुक्म दिया कि अपने कौंसल के जरिए दरख्वास्त जमा करवाएं। बादशाह उमर अयूब और जरताज गुल ने अपने वकील के जरिए हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें जमा करवा दी, जो अदालत ने मंजूर कर ली और दरख्वास्तों पर समाअत 19 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। सिंध के सीनियर वजीर नासिर शाह ने कहा कि मुजाहिरीन 3 दिन में इस्लामाबाद पहुंचे और 3 मिनट में भाग गए। सक्कर प्रेस क्लब में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इन्होंने कहा कि मुल्की हालात सबके सामने हैं। इंतशारी टोले का काम सिर्फ इंतशार फैलाना है। मोहसिन नकवी को खराज तहसीन पेश करूंगा कि तहम्मुल से अहम मसले को हल किया। नासिर शाह ने कहा कि 3 से 10 मिनट में रेड जोन को खाली करवा लिया गया। जो रहनुमा अपने लीडर को छुड़वाने आए थे, कारकुनान को गिरफ्तार करवा कर भाग गए। इन्हें सिर्फ अदालतों से रिलीफ मिल सकता है, किसी दूसरी सूरत में नहीं। नासिर
जाकिर हुसैन शाह का मजीद कहना है कि जो एनआरओ मांग रहे थे ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर ये पीटीआई पुरअमन बनेगी तब इनके मसाइल हल हो सकेंगे। हुकूमत ने एहतजाज के लिए जगह भी देने को कहा, हुकूमत ने एहतजाज की जगह देने को भी कहा, मगर मैं ना मानूंगा वाली बात है। मजीद खबरें शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। मजीद खबरें शामिल करते हैं और आपको बताते हैं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा और अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी का कहना है कि पीटीआई को अपने मफादात और सियासत से पहले पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सोचना चाहिए। अली खुर्शीदी का कहना है कि रेंजर्स और पुलिस पर हमलों में मुलविस मुल्ज़मान को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हर शहरी को एहतजाज का हक हासिल है, लेकिन हुकूमत की रट को चैलेंज करना गैर जिम्मेदाराना है। अपोजिशन लीडर सिंध अली खुर्शीदी का मजीद कहना था कि हम शहीद एहलकारों के खानदानों के गम में बराबर के शरीक हैं। गवर्नर केपीके फैसल करीम कुंडी का कहना है कि पुलिस एहलकारों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि शहीद एहलकारों के अहल खाना और साथियों के दुख में बराबर के शरीक हैं। फैसल करीम कुंडी का कहना है कि 9 मई के मास्टर माइंड्स आज भी रियासत पर हमलावर हैं। रेंजर्स एहलकारों पर गाड़ियां चढ़ाना रियासत दुश्मन टोले के मिशन का हिस्सा है। केपीके के गवर्नर ने मजीद कहा कि केपीके में दहशतगर्दी को बसाने वाली जमात इस्लामाबाद में दहशतगर्दी कर रही है। मुल्क दुश्मन जमात की सहूलत कारी करने वाले तमाम जुराइम में बराबर के शरीक हैं। शामिल करते हैं बैनुल अक़वामी खबरें, जहां इंडोनेशिया में शदीद बारिशों के बाइस सैलाबी सूरत हाल और लैंड स्लाइडिंग की वजह से 15 अफराद हलाक जबकि 7 लापता हो गए। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सैलाब से मुतासर इलाकों में इमदादी काम जारी है। इंडोनेशियन डिजास्टर एजेंसी के तर्जुमान का कहना है कि जिला कारो, जिला पटांग नवाज और जिला तमवाली में सैलाब में लैंडस्लाइडिंग से 11 अफराद हलाक जबकि 4 अफराद हफ्ते को खराब मौसम के बाइस जिला डेली सरदांग में पैदा होने वाली सैलाबी सूरत हाल की वजह से लापता हो गए हैं। पुलिस और फौज के साथ तकरीबन 100 रेस्क्यू एहलकार लापता होने वाले 7 अफराद को तलाश कर रहे हैं, लेकिन मुसलसल बारिश की वजह से इन्हें रेस्क्यू ऑपरेशन करने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। दूसरी जानिब इसराइली और लबनानी हुकूमत ने तस्दीक की है कि लबनान, इसराइल और हिजबुल्लाह जंगबंदी पर मुत्तफिक हो गए, जिसके बाद तवक्को की जा रही है कि जल्द जंग खत्म हो जाएगी। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक लबनानी वजीर खारजा ने आज रात तक जंगबंदी की उम्मीद जाहिर करते हुए कहा कि जंगबंदी मुआहदे के तहत लबनान 5000 फौजियों को जनूबी लबनान भेजेगा। इनका कहना है कि अमेरिका जनूबी लबनान में बुनियादी ढांचे की तामीर नू में किरदार अदा कर सकता है। इस हवाले से हिजबुल्लाह ने अभी कोई बयान जारी नहीं किया। ताहम हिजबुल्लाह के 60 रोजा जंगबंदी मुआहदे की मंजूरी के लिए इसराइली काबीना का इजलास आज होगा। मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी दौरान इसराइली फौज ने लबनान में हमले भी जारी रखे हुए हैं, जिनके नतीजे में गुज़िश्ता रोज 31 अफराद शहीद जबकि 62 जख्मी हो गए। मिस्र के साली इलाके मार्स आलम के करीब सियाहों की कश्ती डूब गई, 16 मुसाफिर ताहा लापता हैं। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे के वक्त कश्ती पर 44 अफराद सवार थे, जिनमें से 28 अफराद को बचा लिया गया। बरतानी मीडिया के मुताबिक इस हादसे में डूबने वाले 12 गैर मुल्की सियाहों समेत 16 अफराद की तलाश जारी है। गवर्नर रेड सी रीजन का कहना है कि इब्तदाई रिपोर्ट में हादसे की वजह एक बड़ी लहर की कश्ती से टकराना बताया जा रहा है। हादसे से कबल मिस्री महकमा मौसमियात ने बहरा अहमर पे बुलंद लहरों और खराब मौसम की वार्निंग भी जारी की थी। हुकाम का कहना है कि कश्ती में किसी किस्म की तकनीकी मिसाइल नहीं थे। आगे बढ़े और आपको बताया कि अमेरिकी सदर जो बाइडन नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप के तकरीब खल्फ बर्दारी में शिरकत करेंगे। अमेरिकी मीडिया के वक्त व्हाइट हाउस की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया कि सदर जो बाइडन ने वादा किया है कि वो इलेक्शन जीतने वाले की खल्फ बर्दारी की तकरीब में शिरकत करेंगे। व्हाइट हाउस का कहना है कि सदर जो बाइडन और खातून अव्वल इस वादे का एहतराम करते हुए इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे। वाज़ेह रहे कि डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब खल्फ बर्दारी 20 जनवरी 2025 को होगी। याद रहे कि डोनाल्ड ट्रंप ने इससे कबल जो बाइडन की तकरीब खल्फ बर्दारी में शिरकत नहीं की। बुलेटिन में शामिल करेंगे खेल की खबरें। भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर को ऑस्ट्रेलिया से वापस वतन जाना पड़ गया।
भारतीय मीडिया के मुताबिक जाती वजूहात की बुनियाद पर गौतम गंभीर वतन वापस जा रहे हैं। वो दूसरे टेस्ट मैच से कबल टीम की ज्वाइन कर लेंगे। ऑस्ट्रेलिया और भारत के दरमियान बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का दूसरा पिंक बॉल टेस्ट 6 दिसंबर से एडिलेड में शुरू होगा। बात रहे कि भारत ने सीरीज के पहले पर्थ टेस्ट में मेजबान ऑस्ट्रेलिया को 295 रन से शिकस्त दी थी। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की सीरीज को क्रोथॉर्प ट्रॉफी का नाम दे दिया गया। दोनों टीमों के दरमियान 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज 28 नवंबर से क्राइस्टचर्च में शुरू की जाएगी। सीरीज की ट्रॉफी इंग्लैंड के ग्राम थॉर्प और न्यूजीलैंड के मार्टिन क्रो के नाम से मंसूख की गई और इस ट्रॉफी को दोनों अफगानी क्रिकेटर्स की बैट की लकड़ियों से बनाया गया। दोनों प्लेयर्स की फैमिली ने ट्रॉफी बनाने के लिए बैट का अतिया दिया। इस ट्रॉफी में थॉर्प के न्यूजीलैंड के खिलाफ और मार्टिन क्रो के इंग्लैंड के खिलाफ सेंचुरी बनाने वाले बैट इस्तेमाल हुए हैं। अब शामिल करेंगे इलाकाई खबरें। हेलमेट ना पहनने वालों के खिलाफ अब होगा चलान। अब किए जाएंगे पुलिस वालों के भी चलान। हेलमेट ना पहनने वाले अब हो जाए तैयार। वन वे की खिलाफ वर्जी और धुआं छोड़ती हुई गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। इसी हवाले से हमें आगाह करेंगे नदीम। जी नदीम, आगाह कीजिएगा कि क्या सूरत हाल है। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद रिंग रोड के करीब यहाँ पे वार्डन खड़े हुए हैं और ये चलान कर रहे हैं और हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये चलान हेलमेट की वजह से कर रहे हैं और कितने का हेलमेट का यानी कि चलान करते हैं। अरशद भाई मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। हमें क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप इनका चलान किस लिए कर रहे हैं? ये तो सर इसकी वायलेशन क्या है? एक तो हेलमेट नहीं पहना हुआ, दूसरा वन वे आए हैं, लाइसेंस भी नहीं बना हुआ और रजिस्ट्रेशन भी पास नहीं है। इसका मैक्सिमम कितने का चलान करें? इसका कोशिश तो करें कि एक ही कोड लगाएं, ज्यादा चलो नहीं लगाएं। जो ज्यादा जरूरी है वो वन वे भी है और हेलमेट भी है, लेकिन एक कोड लगा दें से ताकि जमा करवा। तो भाईजान आप ये बताएं कि आप हेलमेट क्यों नहीं पहनते? हेलमेट जो सर के काम गया हुआ था, सर हेलमेट नहीं था। हेलमेट नहीं था। हेलमेट नहीं है आपके पास? तो हेलमेट आपकी जान की हिफाजत करता है, आपको ये पता नहीं है? इसके अलावा गवर्नमेंट ने सबको पैगाम दिया हुआ है कि हेलमेट पहने। हेलमेट पहनने से आपकी जान भी बचेगी। गलती हमारी है ना। आपकी गलती, आप अपनी गलती को मानते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि भाईजान कह रहे हैं कि मेरी गलती है, मैंने हेलमेट नहीं पहना और हेलमेट ना पहनने की वजह से मेरा चलान हो रहा है। ये इस बच्चे की क्या वायलेशन? जी, इसकी वायलेशन ये एक तो अंडर एज है और दूसरा इसने हेलमेट नहीं पहना है और इसके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। इसको चालान टिकट इशू कर रहे हैं और इसके वर्षा को बुलाएंगे जो इसके कोई बड़ा घर से, और वो एफिडेविट देगा कि आज के बाद हमारा बच्चा अंडर एज मोटरसाइकिल नहीं चलाएगा तो फिर इसकी मोटरसाइकिल हम रिलीज करेंगे। क्या इसके ऊपर FIR भी हो सकती है? जी, FIR हो सकती है, लेकिन ये क्योंकि बच्चे हैं, इनको हम जब मोटरसाइकिल बंद करेंगे, इनका फाइन करेंगे, तो अगर ये फिर दोबारा करेंगे तो फिर इनको FIR देंगे। फिलहाल हम इनको FIR नहीं दे रहे। कितने का भी चलान होगा? ये अभी 2000 का। ये हेलमेट ना पहनने की वजह से 2000? हेलमेट ना पहनने का 2000 का फाइन है। और वन वे का कितना है? इसका भी 2000 है। इसमें हमारी 4 वायलेशन है। लाइसेंस ना होने का भी 2000 है, स्मोक का भी 2000 है और हेलमेट और वन वे, ये तमाम वायलेशन का 2000 का चालान है। तो अब क्या बच्चे को माफी मिलेगी या नहीं? ये अभी इसको फाइन हम टिकट देंगे और इसके वालिद को बुलाएंगे, उनसे एफिडेविट लेंगे कि ये दोबारा नहीं चलाएगा, उसके बाद इन्हें रिलीज करेंगे। जब बच्चे, आप ये बताओ कि आपकी अंडर एज भी नहीं है और आपको घर वाले मना नहीं करते? मेरे पापा इधर नहीं होते, वो कराची होते हैं, इस वजह से। तो लेकिन आप अगर निकलते हो तो लेडीज को किसी को साथ दे दिया, लेकिन हेलमेट आपको पहनना चाहिए ना। हेलमेट आपकी हिफाजत करता है, सेफ्टी है। अगर आपने तब भी हेलमेट पहना होता तो ये आपका जबड़ा टूटने से बच जाता है। रोड क्रॉस कर रहा था, बाइक पे नहीं था, मैं बाइक पे नहीं हुआ एक्सीडेंट, रोड क्रॉस कर रहा था। अभी आप पहनेंगे तो आपकी सेफ्टी है। और ये इसका ब्लड प्रेशर के साथ हेलमेट का कोई तल्लुक नहीं है। जी, आपको ब्लड प्रेशर का मसला होगा, लेकिन हेलमेट से ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता है। उस पे आप हल्का, जो अच्छे वाला एक हेलमेट होता है, उसका वजन कम होता है लेकिन वो मजबूत होता है। अगर वो आप लेंगे, उससे आप चलाएंगे तो आप सेफ रहेंगे। जो आप मेहरबानी कर सकते हैं कर दीजिए, नहीं तो जो कानून है वेलकम, उसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते। ये बड़ी अच्छी बात है कि आप अपनी गलती तस्लीम कर रहे हैं और लोग नहीं तस्लीम करते। नहीं, जो गलत है वो ये आपका बड़ापन है। नहीं, बड़ापन नहीं है, ये सबका राइट है, सबको चाहिए। आप आवाम को कोई अच्छा सा मैसेज दें। मैं तो ये कहूँगा कि जी हेलमेट
سب کے لیے ضروری ہے, میرے لیے بھی ضروری ہے, لیکن میری پرابلم ایسی ہے کہ میں سائڈ پہ ہو کے آہستہ آہستہ چلتا ہوں, کیونکہ پہلے بھی ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے, تو میں اس قسم میں دوبارہ نہیں چاہتا. لیکن آپ اس بات کو کتنے غور سے دیکھتے ہیں کہ کوئی مثال کے طور پہ جو ہمارے پنجاب پولیس کے جوان ہیں وہ بھی ادھر سے گزرتے ہیں یا کسی روڈ سے بھی گزرتے ہیں, تو یہ ان لوگوں کے چلان نہیں کرتے؟ عوام کا بھی کہنا ہے اور ہم نے دیکھا بھی ہوا ہے کہ ان لوگوں کے چلان نہیں ہوتے. نہیں, ایسی نہیں بات. دیکھیں, میں ہماری اپنی خبر میں جانا, میں نے خود دیکھا پولیس والوں کے چلان پولیس والوں کو کرتے ہوئے. یار یہ اگر چلان کریں گے تو ان کو ہدایت ملے گی نا. یار میں نے دیکھا ہے بیٹا, دیکھا ہے, کرتے ہوئے دیکھا ہے, میں کیسے مان. جا صاحب آپ یہ بتائیں کہ پولیس والوں کے چلان کرتے ہیں یا نہیں کرتے, یا انہیں آپ ریلیف دے دیتے ہیں؟ جی بالکل, تمام کے چلان ہوتے ہیں, میرٹ پہ چلان ہوتے ہیں, اور جو وائلیشن ہو اس کے مطابق چلان ہوتا ہے. اس میں کوئی تفریق نہیں ہے کہ کسی کو چھوڑ رہے ہیں یا کسی کو کر رہے ہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. جو وائلیشن کرے گا اس کا چلان ہوگا, وہ چاہے پنجاب پولیس ہو, کوئی اور ڈپارٹمنٹ ہو یا سویلین ہو, قانون سب کے لیے برابر ہے. یہ تو ایک رنگ روڈ ہے نا, بند روڈ, یہاں پہ بہت زیادہ کم ہے, لیکن مار روڈ پہ وہاں پہ وارڈن بھی گزرتے ہیں, پولیس والے بھی گزرتے ہیں, اور ان کے چلان اتنی دفعہ ہم نے کروائے بھی ہیں, اور لوگ کرنے سے, جو وارڈن بردر ہیں وہ کرنے سے قاصر ہوتے ہیں. نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے, چلان تمام کے ہوتے ہیں. اور آپ نے یہ آبزرو کیا ہوگا یقیناً کہ ہمارے ٹریفک وارڈن جتنے بھی ہیں لاہور میں, کوئی ایک بندہ بھی بغیر ہیلمٹ کے بائک نہیں چلاتا ہے. اس کے لیے ہمارے آئی جی صاحب, ایڈیشنل آئی جی صاحب ٹریفک اور ہمارے سی ٹی او صاحب کے سخت احکامات ہیں کہ کوئی بندہ بغیر ہیلمٹ کے موٹر سائیکل نہیں چلائے گا, اور اس پہ عمل ہو رہا ہے, 100% عمل ہو رہا ہے. کتنے پرسنٹ اس روڈ کے, اس رنگ روڈ کے اوپر کتنے پرسنٹ ہیلمٹ لوگوں نے پہننا شروع کر دی ہے؟ جی, جب سے یہ کاروائی شروع ہوئی ہے تقریباً 80 سے 90% لوگوں نے ہیلمٹ پہننا شروع کر دیا ہے, اور جو نہیں پہن رہے ان کے خلاف روزانہ کی بنیاد پہ کاروائی ہو رہی ہے, روزانہ چلان ہو رہے ہیں. ان کو بریف بھی کیا جاتا ہے, ایجوکیٹ کیا جاتا ہے, سمجھایا جاتا ہے کہ یہ ہیلمٹ آپ کے لیے اچھی چیز ہے. اچھا, جو غریب لوگ کا طبقہ ہے, آپ ایک افسر ہونے کے علاوہ ایک میرٹ کی بات کرنا ہے, وہ کہتے ہیں کہ 2000 روپے کا غریب کے لیے چلان بہت زیادہ ہے, کیا یہ حکومت نے اچھا فیصلہ کیا ہے یا غلط کیا ہے؟ اس میں یہ ایک چیز ہے کہ جب چلان 200 روپے کا تھا تو کوئی بھی اس پہ عمل نہیں کر رہا تھا. 200 روپے کا چلان پے کرتے تھے اور اگلے دن پھر بغیر ہیلمٹ کے آ جاتے تھے. اب جب سے 2000 کا چلان ہوا ہے اس کے بعد 90%, اور بلکہ مال روڈ یا جو پوش ایریاز ہیں ان میں تو 99% لوگوں نے ہیلمٹ پہننا شروع کر دیا ہے, اور یہ صرف فائن بڑھنے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے. اچھا, جو ای چلان ہوتا ہے اس کا ہیلمٹ نہ پہننے والے کو اس کا چلان کتنا ہوتا ہے؟ جی, اس کا بھی 2000 چلان ہے. ای چلان کا بھی 2000 ہے؟ جی, ای چلان کا بھی 2000 ہے. اور جو دھواں چھوڑتی گاڑیاں ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ جی, ان کے لیے بھی 2000 ہے, اور ون وے کا 2000 ہے. اس کے علاوہ لائسنس نہ ہونے کا 2000 چلان ہے. تو یہ وائلیشن پہ 2000 فائن جو ہے وہ ہوتا ہے. اور یہ اس پہ اکثر ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے ہیلمٹ بھی پہنا ہوتا ہے, گاڑی کے ڈاکومنٹ بھی ہوتے ہیں, لائسنس بھی ہوتا ہے, ان کو معافی نہیں ملتی. وہ کہتے ہیں اس کا اشارہ ٹوٹا ہوا ہے, اس کی لائٹ خراب ہے, اس کے لیے کیا ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہے. اگر کسی کے تمام ڈاکومنٹس پورے ہیں اور اس کا چالان نہیں ہم کرتے, ہاں جس کی لائٹ نہیں چل رہی, لائٹ ہونا بھی ضروری ہے. اگر لائٹ نہیں ہوگی تو اس کا بھی چالان ہوگا. اور اسی طرح انڈیکیٹر ہیں, نمبر پلیٹس ہیں, یہ تمام چیزیں پراپر ہونی چاہیے. اگر یہ تمام چیزیں پراپر ہیں تو کسی بشاری کا چلان نہیں ہوگا. ملیر قلعہ کی گلشن عتیق کے سامنے قومی شاہراہ کے ساتھ انکروچمنٹ ٹیم کی کارروائی. اینٹی انکروچمنٹ ٹیم کے ڈمی اور خانہ پوری کارروائی کے خلاف علاقہ مکینوں کا بھرپور احتجاج. انکروچمنٹ ٹیم بااثر افراد کے دباؤ پر غیر قانونی ہفتہ بازاروں اور کھیلوں کے میدانوں پر قابض کے بجائے غریبوں کے خلاف آپریشن کر رہے ہیں. مظاہرین نے کہا کہ سب جانتے ہیں کہ ڈی اے کی لائن پر انکروچمنٹ ہو رہی ہے, لیکن انکروچمنٹ ٹیم کو صرف پنکچر کے کھوکھے اور چائے کی کیبر نظر آ رہے ہیں. تفصیلات سے آگاہ کریں گے ہمارے نمائندے نواز سرگانی اپنی اس رپورٹ میں. یہاں پہ کچھ ہی ٹائم قبل انہوں نے جو جھوپڑے یہاں پہ گرائے ہوئے ہیں, اور اس کے علاوہ چائے کے ٹھیے وغیرہ گرا کے گئے. آئیے ان سے پوچھتے ہیں جو یہاں پہ اپنے بچوں کے لیے روزی کر رہے تھے, ان کا کیا موقف ہے. قبضہ ختم کرانا ہے. سب سے پہلے یہ بدھ بازار میں ختم کرائیں, جہاں مافیاں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ لاکھوں روپے بھتہ لے رہے ہیں. پھر اس سے آگے چلے جائیں پیر بازار پہ, یہ بھی سرکاری پلاٹ ہے, اپنا قبضہ کیا ہوا ہے انہوں نے, یہ بھتہ لے رہے ہیں. ان کو تو نہیں ختم کرا رہے, ہم غریبوں کے اوپر چڑھائی کر رہے ہیں. دو ٹکی کی ہم روزی کماتے ہیں, وہ بھی جناب علی ہمارے سے چھین رہے ہیں. اب ہم بے روزگار بیٹھے ہیں, ہم کدھر جائیں؟ ہم تو گورنمنٹ سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں ہمارا کوئی مسئلہ حل کریں سر. اقدام اچانک جیسے
वो बाज नहीं जैसे कोई चिड़िया को पकड़ता है, इसी तरह ये आ गया। हम इनकी मिन्नतें करते रहे, समाजत करते रहे। हम गरीब आदमी हैं, हमने बड़ी मुश्किल से ये बनाया है। 50 साल से हम यहीं पे काम कर रहे हैं, बाकायदा हमारे पास ये प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं। इन्होंने बोला नहीं भाई नहीं, हम गिरा के जाएंगे, आपने जो कुछ करना है कर ले। अब हम गरीब आदमी उनके साथ लड़ तो नहीं सकते थे, हाँ हम तो मीडिया में ही आवाज़ उठा सकते हैं। तो हमने इनसे बहुत इल्तजा की। इनके 20-25 जो थे ना बशिंदे थे, जो इन्होंने बंदूकें ली हुई थी और हाथ में लकड़ियाँ ली हुई थी, ठीक है ना, और हमारे बंदों का सामान भी उठा के ले गए। गरीबों का कांटा बड़ा था वो ले गए, कुर्सियाँ बड़ी थी वो ले गए। अच्छा। और इन्होंने कहा नहीं भाई आपसे जो हो सकता है आप वो कर लें, हम आपको कोई चीज़ भी नहीं वापस देंगे। हमने सर ये चाय का ठिया लगाया था और ये मेरे को इसने पहले कभी भी नहीं बताया कि हम ये गिराते हैं या आप इससे उठ जाओ। कभी भी रिपोर्ट नहीं दिया, नहीं कोई नोटिस दिया, कुछ भी नहीं दिया मेरे को। बस ऐसे अचानक आ गए मेरे पास। मेरे को निकलना भी मुश्किल था। हमारा बहुत कुछ गाड़ी है, मोटरसाइकिल अंदर खड़े थे, कुछ सामान बहुत खड़े थे, वो भी सारा नीचे के छपरे के नीचे आ गए। और इसने बहुत कुछ हमारे साथ ज्यादती की है। इसको और कोई जगह जाना था, इसने सिर्फ ये जुल्म करके हमारे छपरा इधर देख के हमारे ऊपर फिर चढ़ाई करके वो आगे वाला प्रोग्राम उसने कैंसिल करके हमारे ऊपर उसने चढ़ाई के ये जुल्म किया है। आगे देखो कितने ये स्टील मिल वाले ज़मीन कौजा प्लाट हैं पड़े हुए हैं, कितना लोग कमा रहे हैं। हम गरीब तो चाय का ठिया चला रहे थे ना, हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा 400 या 500 मिलते थे। हम गरीब लोग उससे ही बच्चों का गुजारा कर रहे थे, लेकिन वो भी उससे हमारे से छीन के ले गए हैं। अभी ये हम खुलम खुले मैदान पे बैठे हुए हैं। अब हमारे बच्चे क्या करेंगे, क्या खाएंगे, हम किधर जाएंगे? जी, जो बाठाईदार यहाँ पे ठेले वाले थे उनकी आपने बातें सुनी। उनका यही कहना था कि यहाँ पे उन्होंने हमें कोई भी पहले लेटर नहीं दिया और यहाँ पे हमने कब्ज़ा नहीं किया। हम बच्चों के लिए एक मजदूरी कर रहे थे, 500-600 हज़ार रुपये हम दिहाड़ी लेते थे। यहाँ पे उनको गिराने का कोई मकसद ही नहीं, जवाब ही नहीं बनता, कोई मकसद नहीं बनता। उनको जहाँ पे जाना था वहाँ पे ये जा नहीं सके। उन्होंने यहाँ पे आके हमारे जो ठेले थे, पंचर की दुकान थी, चाय के होटल थे और उसके अलावा आके ये हम पे चले गए हैं। चनियोट में डकैती की वारदात, मोटरसाइकिल सवार पर 2 मुसल्लह डाकू शहरी से पैसे लेकर फरार। थाना सिटी के इलाके गला मंडी सैटेलाइट टाउन रोड पर दिन दहाड़े डकैती की वारदात हुई। मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह डाकू ने बैंक से कैश निकलवा कर निकलने वाले नौजवान को लूट लिया। सैन नामी नौजवान बैंक से कैश निकलवा कर कमीशन शॉप पहुंचा तो ताकुब करने वाले डाकुओं ने दबोच लिया। डकैती वारदात की सीसीटीवी फुटेज साउथ एशिया ग्लोबल ने हासिल कर ली। फुटेज में मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह डाकू को 7 लाख रुपए छीन कर फरार हो गए। मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। तहकीकात शुरू कर दी गई। खबरों से आपको आगाह किया न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए साउथ एशिया ग्लोबल टीवी या हमारी वेबसाइट SAG.TV पर विजिट करें।